हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। अभी काफी लोग कम है इसमें। ठीक है, तो कल हम लोगों जो टॉपिक शुरू किया था वो कुछ योजनाएं थी। वो जो योजनाएं थी, स्कीम थी, वो आप लोगों ने देखी नहीं है? देखिए आप लोगों ने योजनाएं, जैसे पहले जो ठीक है, देखिए पहले हमने आपको योजना बताई थी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार। देखो दो चीज ध्यान रखना है इसमें। एक तो ये है कि ये जो स्कीम है, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनकी वो लोग डेट भी पूछ लेते हैं, और जितनी योजनाएं हमने आज कल आपको स्कीम जो डिस्कस की थी, जो मैंने आपको बताई है, अभी डिस्कस नहीं किया, केवल मैंने बताया है उनको, उनकी डेट जरूर याद रखना है, क्योंकि कभी जब क्वेश्चन यूपीएससी टफ बनाता है तो वो डेट पूछ लेता है ना, डेट पूछ लेता है। और उसमें उसके बाद एक चीज और याद रखना है, जो भी स्कीम आप करें तो उस स्कीम का पर्पस क्या है, पहली चीज। और दूसरी ये है कि उसके अंदर लोग कौन कौन से कवर हो रहे हैं, मतलब वो स्कीम किसके लिए शुरू की गई है, उसके अंदर कवर कौन हो रहा है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कीम में, सबसे ज्यादा। देखो किसने लॉन्च की, और वो बहुत बड़ी बात नहीं रखता है, चाहे वो सीतारमण करें या अब हमारे पीएम करें या कोई भी करें, उससे लेना देना नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि सरकार पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है, दूसरा है कि लोग इसमें कौन कौन से कवर हो रहा है। ये बहुत जरूरी है जानना कि कोई भी स्कीम है वो किसके लिए जा रही है। तो जैसे इसमें जो आपका है, इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एक चीज समझ लेना इसमें कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, रोजगार स्कीम या योजना, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार है, एक प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत। दो चीजें हमेशा याद रखना है कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये अलग है ना। आत्मनिर्भर भारत योजना ये अलग है, दोनों में कंफ्यूजन मत लेना। दोनों में कंफ्यूजन मत लेना, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है बहुत बड़े लेवल पर, एक पूरे इंटायर इंडिया को कवर करता है। और दूसरा आत्मनिर्भर भारत योजना, ये सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करती है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कल जब आप लोगों ने इसको स्कीम को देखा होगा तो सबसे पहले इजिली आपने ये समझा होगा, ये तो वही थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते हैं, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। तो अब जो बहुत बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी ये है, ठीक है। और जो योजना है वो ये है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो वो ये है। ठीक है सौरभ, हाँ ठीक है सौरभ, अभी शुरू किया है, कुछ टॉपिक हुआ नहीं है, बस यही हम बता रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम है जो संपूर्ण भारत को कवर करता है। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा भारत में, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें आत्मनिर्भर भारत में
भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात की गई है और इसमें पर्टिकुलर एक सेक्टर पे बात की योजनाओं की। तो सीधे सीधे दोनों डिफरेंस आप समझ लिए। अब सीधे सीधे हम आते हैं, ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना है ये कब शुरू की गई है उस पर हम बात करें। कोई बता सकता है डेट इसकी फाइनल? तो आत्मनिर्भर की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जून से कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत योजना है ये 1 अक्टूबर 2020 से की गई है ना। 1 अक्टूबर 2020 से की गई है इसकी शुरुआत। तो इसकी स्टार्टिंग की गई है 1 अक्टूबर 2020, ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 से की गई है इसकी, ठीक। और ये योजना की दो चीजें इसमें समझना है। एक तो इस योजना के तहत उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है या रोजगार की बात की गई है जो लोग ड्यूरिंग कोविड-19 अपने एम्प्लॉयमेंट को खो चुके हैं। इसमें नई वैकेंसी नहीं आ रही है, ध्यान रखना है ना। दैट योजना पर्पस इज टू फुलफिल एम्प्लॉयमेंट दैट ड्यूरिंग कोविड-19 लॉस। ठीक है अल्ताफ, हिंदी में समझ लीजिए, जो लोग कोरोना के दौरान कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके हैं उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है ना। आपके लिए नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि इसके तहत यूपीएससी में सीट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है, यूपीएससी की बात नहीं है। तो जो लोग कोरोना के दौरान नौकरी इनकी गई है उनके लिए ये काम शुरू किया गया है, ठीक। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसमें जो 12% कंट्रीब्यूशन वो लोग देंगे जो वेतन में से जो लोग कर्मचारी हैं, ठीक है, 12%, यानी और 12% योगदान उन संस्थाओं का होगा जहां ये काम कर रहे हैं और 24% जो कुल मिला के 24% योगदान होगा। मेरी बात समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फंड यहाँ बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से और वो सरकार में जो फंड आएगा उनसे 2 लोगों से फंड लिया जाएगा। पहला लिया जाएगा उन लोगों से, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में है, उससे उसकी सैलरी का 12% 2 साल तक लिया जाएगा। 12%, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है तो 50,000 का 12% 2 साल तक उससे लिया जाएगा। और दूसरी चीज, जो लोग संस्थान जैसे जिस संस्थान में लोग जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और 12% उनसे लिया जाएगा जो उनकी इनकम का है, इसलिए 24% ये हो जाएगा। और इससे 2 सालों के लिए फंड एक जनरेट होगा और उस फंड से रोजगार बढ़ाया जाएगा निजी क्षेत्र में, ये बात ध्यान रखना है, निजी क्षेत्र में। तो 2 चीजें याद रखना है। तो ये जो है वो प्राइवेट सेक्टर की बात करता है ना, प्राइवेट सेक्टर की बात करता है और ये फंड ये प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। और इसमें जो कर्मचारी वेतन है वो अपने वेतन का 12%, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग अपने वेतन का 12% और जो इंस्टीट्यूशन है जो संस्थाएं हैं वो 12%। तो जो फंड बनेगा उस फंड से उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो लोग रोजगार खो चुके हैं इसमें, और ये 2 साल तक के लिए है, ठीक है, और ये 2 साल तक के लिए है। और जिससे क्या होगा कि असंगठित क्षेत्र में भी और संगठित क्षेत्र में भी दोनों तरफ नौकरी इसमें बढ़ेगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो ये पूरी बात थी इसमें। और ये किसके लिए शुरू की गई है ना, फॉर अफेक्टेड, है ना, जो लोग अफेक्टेड हुए हैं
फॉर अफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, जो कोविड-19 में अफेक्ट हुए हैं उनके लिए ये शुरू की गई है और ये 2 साल तक चलेगी, आगे 2 साल तक। और ध्यान रखना है, और ये प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में। सबको क्लियर है? बता दे कोई डाउट हो तो। सर एक बार फिर से ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुपने देखो, सुनो, हमने अभी एक योजना शुरू, मतलब योजना में डिस्कस की है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो पहली बात बताया है कि भारत आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक प्रोग्राम है भारत सरकार का बहुत बड़ा। ये वो नहीं है, ये अलग है। ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। इसकी शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, ये डेट पूछी जा सकती है। और इसका उद्देश्य है रोजगार प्रदान करना। कहां पर? प्राइवेट सेक्टर में, जिसके लिए 2 साल के लिए फंड बनाया जा रहा है। और वो फंड सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन का 12% और जो संस्थाएं हैं उसका 12% लेकर एक फंड बनाया जाएगा। उसी फंड से उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो लोग कोरोना के दौरान यानी कोविड-19 में अपना रोजगार खो चुके हैं। ठीक है, फॉर अफेक्टेड कोविड-19। तो वो लोग हैं जो कोविड-19 के द्वारा अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए 2 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस टॉपिक में हमने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक ही बात बताई है आपको। वो एक बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत अलग है, आत्मनिर्भर भारत योजना अलग है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है बस। और कुछ भी हमने डिस्कस किया ही नहीं है इसमें, सब चीजें आपको पता है, नाम से क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें पीएम स्वनिधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि, स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि स्कीम। ये तो जहां तक सबको पता होगा। एक देखो, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, एक कभी कभी आता है कि स्वनिधि स्कीम, तो स्वनिधि स्कीम भी है और पीएम स्वनिधि स्कीम भी है। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम भी है और स्वनिधि स्कीम भी यही है, दोनों यही है। और तो बताएं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए, 2 चीजें इसमें। पहली बात तो ये समझना है कि ये कब शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है 1 जून 2020 को, है ना, 1 जून 2020 को। ठीक है, किसके लिए शुरू की गई है? ये शुरू की गई है स्ट्रीट वेंडर के लिए, है ना, स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, फेरी वाले, है ना, फेरी वालों के लिए, या जो लोग सड़क के किनारे कुछ चीजें बेचते हैं उनके लिए शुरू की गई है। और एक तरह से ये एक क्रेडिट स्कीम है ना, क्रेडिट स्कीम है। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, क्रेडिट स्कीम को? ये एक कर्ज योजना है ना, जिसमें लोग कर्ज बैंकों से एक क्रेडिट लेंगे। और क्रेडिट कितना लेंगे? वो 10,000 रुपए कोई भी व्यक्ति ले सकता है विदाउट एनी गारंटी, है ना। 10,000 रुपए ये क्रेडिट लिए जा सकते हैं बैंकों से। ठीक, और वो जो क्रेडिट है 10,000 जो दिया जाएगा वो 2 सालों के लिए दिया जाएगा। 2 साल तक वो लोग इंस्टॉलमेंट में इसको चुका सकते हैं। ठीक है, और इसको चुकाने के लिए वो सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए दिए जाएंगे और सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी, है ना, सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। मतलब इतना आपका माफ हो जाएगा। तो बस याद यही रखना है कि ये किसके लिए शुरू की गई? स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो सड़क के किनारे ठेली पर बेचते हैं, जिनको हम लोग
फेरी वाले कहते हैं कभी कुछ, तो ये क्रेडिट स्कीम है, क्रेडिट स्कीम। और एक चीज और भी याद रखना यहाँ पे, ऋण योजना। हाँ यस, ऋण योजना। तो ये ऋण योजना है, जब भी कोई भी ऋण योजना सरकार शुरू करती है, क्रेडिट स्कीम शुरू करती है, उसमें जो सबसे पहले टारगेट करती है सरकारी बैंकों को, है ना। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति, यानी जो स्ट्रीट वेंडर है, वो किसी भी बैंक से ऋण ले सकता है, ऐसा नहीं है, किसी बैंक से नहीं है, वो डिपेंड करता है बैंकों पर। वो सरकार से बात करके, और सरकार उनसे रिक्वेस्ट करेगी आप कीजिए, तो वो कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन फोर्स नहीं है। लेकिन सरकारी बैंक जितने भी हैं उनमें सभी में ये चीज लागू होती है। सर लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं सर, उनको मैनेजर को कितना देना पड़ेगा? मेजर वो तो उनसे हाफ लेंगे। अगर 10,000 देने पड़ेंगे 5 तो वही ले जाएंगे, कौन? मैनेजर्स। अच्छा, वो नहीं, देखो अब तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब देखो क्या होता है, हाँ ये तो है, लेकिन कुछ लोग क्या है ना, उसका उपाय भी निकाल लेते हैं। अभी क्या है कि ये जो पैसा मिलेगा वो सीधे जो लाभार्थी है उसके खाते में जाएगा, सीधे सीधे। अब खाते में भी वो चीज कर तो लेते ही है वो लोग, है ना, वो हाँ सर। कर सकते हैं इसके लिए। और सरकार ने इतना तक किया था, मतलब मुझे लगता है कि इस जो लीकेज प्रोसेस को कम करने के लिए सरकार ने स्कीम यही चलाई थी कि सीधे लाभार्थी खाते में पैसे जाए, और वहां से भी लीक हो ही जाता है, कैसे भी करो वहां से भी लीक हो ही जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। उसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं बहुत प्रैक्टिकली सर। मेन रीजन एक ये भी है, मैंने देखा है अक्सर कभी कभार गांव जाता हूँ बैंक्स में, लोग जैसे छोटे से काम के लिए आते हैं ना, जैसे प्रिंट करानी है उन्हें अपनी पासबुक, उसके लिए पता है पूरा दिन हो जाता है उनको वहाँ बैठे बैठे से, कि उन्हें पता ही नहीं है मतलब क्या प्रोसेस है। लोग दूसरों से फॉर्म भरवाते हैं, उन्होंने मान लीजिए 5,000 निकालने हैं, फॉर्म किसी और से भरवाया, उन्होंने 6,000 डाला, ठीक है, और जो पैसे इशू करता है उनसे उस बंदे ने बात कर रखी कि भाई इतने निकालने हैं, फिर 1,000 उन्होंने उनके गायब कर लिए। इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत, वो तो है ही। क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है इतने। जैसे आपने देखा होगा, एक जन सेवा केंद्र है जो गांव में खुल जाता है, तो थोड़ा पढ़ा लिखा कोई लड़का होता है तो वो चलाता है उसको, और कोई किसी को पैसे चाहिए तो वो मतलब वहां से निकाल के दे देता है, और शायद कुछ परसेंट लेता है, जैसे 1,000 रुपये शायद 20 रुपये ऐसा कुछ, तो ऐसे लेता है वो 1,000 रुपये या 5-10,000 रुपये, नहीं आइडिया है। तो नहीं, देखो अगर आपको कभी इस चीज को मतलब डिफाइन करना हो कि ये जो लीकेज है या जो गांव में फैसिलिटी है, इसको कैसे क्लीन किया जाए, तो इसमें देखो प्रॉब्लम ये भी, जैसे मान लीजिए एक कोई ये गांव है, ठीक है, ये एक कोई गांव है ए, और ये शहर है ना, ये गांव है और ये सिटी है। तो इस सिटी तक आने में मान लीजिए 50 किलोमीटर है ये, है ना। तो 50, अगर कोई फार्मर है जो यहाँ पे 100 रुपए खर्च करके अपना काम करा सकता है गांव में, है ना, यहाँ वो आएगा जाएगा तो उसके 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये भी है, जब वो शहर में जैसे अपना बैंकिंग का काम कराने जाता है, जैसे किसी को पैसे निकालने हैं या पैसे जमा करने हैं, तो बैंकिंग का जो काम है, अगर वो यहाँ सिटी में जाएगा तो उसको 200 रुपए खर्च हो जाएंगे आने जाने में, तो वो काम उसका 100 रुपए में गांव में हो जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये लीकेज है। पहली बात तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा लीकेज क्या है। जैसे जो लोग जनसेवा केंद्र में जो लड़के काम करते हैं और वो पैसे निकालते हैं, कुछ परसेंटेज पे देते हैं, ये आप सबको पता ही होगा, जब भी हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक भी अपना फीस लेता है ना, बैंक भी अपना फीस लेता है 1% का। तो 1% फीस लेने का मतलब है कि बैंकिंग अपना फीस लेता है। अगर उसने आपको 10,000 रुपए निकाल के दिए हैं, तो 10,000 देने में बैंक भी उससे फीस लेगा, तो वो कुछ ले रहा है, तो ये लीकेज नहीं है। जन सेवा केंद्र है वो लीकेज नहीं है, पहली बात, है ना। लीकेज ये है जब ये कैंडिडेट 100 रुपए की जगह पे 300 रुपए ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये मतलब
पैसे ज्यादा वो ना ले। दूसरी एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। आपको पता है जो गांव का सरपंच होता है उसको कितने पैसे मिलते हैं मंथली? किसी को आइडिया है? जो मुखिया बनता है, प्रधान बनता है, उसको कितना मिलता है मंथली? इनकम कितनी होती है उसकी सैलरी? सर 4000। उसकी जो सैलरी है, ठीक है, 2 या 2500 है सर। वो ये है, सिर्फ इतना है, 2500 रुपए है सिर्फ ये। आप समझिए 2500 रुपए इसकी सैलरी एक महीने की। और गांव का प्रधान आप समझिए 2000 आप जोड़ लीजिए, आप उसमें है ना, और इंटू 12 इंटू 5 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये? क्या इतने में वो अगली प्रधानी जी सकता है? अगली सरपंची जी सकता है? या वो 2500 रुपए में अपना खर्च चला सकता है? प्रधान के परिवार में मान लो कि 6 लोग से कम तो होंगे नहीं। ऐसा भी नहीं होगा हस्बैंड वाइफ बच्चा ही हो। जो प्रधान मुखिया बनता है उसका परिवार तो नो डाउट जो थोड़ा बहुत बड़ा या प्रॉस्पर तो होता ही है। उसे कई चीजें ऐसी होती है जो आसपास लोगों के पास नहीं होती हैं। तो सारी चीजें आप समझ रहे हो, 2500 रुपए मेंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता। और अभी जो सरकार है वो हर पैसे का हिसाब मांगती है। मान लीजिए बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, कैसे वो, हम आपको क्यों बता रहे हैं सारी चीजें, अगर आप कभी आपको लिखना पड़े कि लीकेज कैसे कम हो सकता है, मतलब लीकेज कैसे कम। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी जो बाथरूम आए थे उनके लिए 12,000 रुपए अलॉट किए गए थे। 12,000 रुपए, आप समझिए 12,000 रुपए में शौचालय बनाना है। ये सब सारी चीज मुझे इसलिए पता कि हमारे घर में है प्रधानी, इसलिए हमें पता है। आप सोचिए अब ये 6,000 रुपए और एक बार में जाते थे लाभार्थी खाते में, और 6,000 दूसरी बार में जाते थे, है ना, दूसरी बार में जाते थे। अब ये 12,000 रुपए इसको मिल गए। अब ये जो आदमी मुखिया बना है, अब इसको 2,500 में गुजारा करना है। हाँ, अगर यही सैलरी अगर उसकी होती मान लीजिए 30,000 रुपए, है ना, 30,000 रुपए, तो हो सकता है उसको ये नहीं करना पड़ता, हो सकता ये नहीं करना पड़ता। तो बात यह कि यहाँ उसकी फैसिलिटी बढ़ानी है तो यहाँ खुद ही नहीं लेगा, वो यहाँ खुद ही नहीं लेगा। और जो ये 12,000 रुपए इसमें भी कितने लिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, केवल 1,000 रुपए लिए जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो यही रेट है कि 1,000 दे दो। अब उसमें भी 11,000 में पूरा शौचालय बनवाना है। शौचालय बनवाने के बाद उसको फोटो लेके पास करवाना है, तब पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि भारत, और ऐसे एमएलए एमपी वाले में भी होता है, उसका उनका भी पूछ लो। एक एमएलए को 7,000 रुपए मिलते हैं, 7,000, सोचिए आप, केवल 7,000 रुपए, और 9,000 एमपी को मिलते हैं। तो वो चीज है, तो ये सारी चीजें हैं। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये बोला भी था सरकार के लिए कि अगर आप लोगों को उतना दे दो, भारत में ऐसा होता ही है। एक दिल्ली पुलिस वाला, उसकी सैलरी आप दे रहे हो 28,000 रुपए, आप समझिए, आप 28,000 रुपए सैलरी है दिल्ली के लिए। तो उसकी ड्यूटी है 24 घंटे, 24 घंटे ड्यूटी है। खाना उसको ऐसा मिलता है कि कुत्ते नहीं खा सकते, वो उनको खाना पड़ता है। तो आप सोचिए 28,000 रुपए में वो बेचारा क्या करेगा, रिश्वत नहीं लेगा तो 24 ड्यूटी करेगा तो ये प्रॉब्लम है। इस मतलब सरकार की कमी जनता को भुगतनी पड़ती है, जनता को भुगतनी पड़ती है, प्रॉब्लम ये है। और जैसे बैंकिंग सेक्टर में तो सुधार के बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको सबको पता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बैंकिंग सेक्टर में आप देखोगे, जब भी आपको बैंकिंग सेक्टर में बात तो 9-10% काम जो है वो मतलब सही हो रहा है, और 90% काम जो है वो रॉन्ग हो रहा है। रॉन्ग मतलब चीटिंग हो रहा है, और ये काम केवल सही हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। वो आप समझ ही रहे होगे कैसे कैसे चीटिंग होता है बैंकिंग में।
तो ये था आपका स्वनिधि स्कीम। जब भी आप किसी चीज को, स्कीम को लिखें, किसी प्रोग्राम को लिखें, तो आप उसमें ना एक इम्प्रूवमेंट, अपना नेचर रखें कि कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है। एक बार मूवमेंट चला था। मूवमेंट अक्सर होता है कि ये जो कोचिंग, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं टीचर, उनको ये ट्यूशन सेंटर को बंद कराना चाह रहे थे। ठीक है, तो एक बार हम तक बात आई तो हमने कहा ट्यूशन सेंटर बंद कराना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए, लेकिन दो काम आपको करना पड़ेगा। एक तो जो टीचर हैं स्कूल में, प्रॉपर उनको पढ़ाने दो। पढ़ाने दो का मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो टीचर को भेज रहे हो, है ना, और उसमें दाल बंटवा रहे हो तो टीचर को भेज रहे हो, पोलियो का टीका लगवा रहे हो तो टीचर को भेज रहे हो, जनगणना करवा रहे हो तो टीचर को भेज रहे हो। तो उनको पढ़ाने भी दो और उनकी सैलरी भी बढ़ाओ, तो वो ट्यूशन पढ़ाएंगे ही नहीं, ना बच्चों को जरूरत पड़ेगी पढ़ने की। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट लिखिए, इसमें समझना दोनों लोगों को है। आप ही सोचोगे सिर्फ ये बोलो टीचर बहुत मक्कार हैं, अरे उनको उलझाए रहोगे और काम पढ़ाएंगे क्या बेचारे को। नेक्स्ट है इसमें ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, बताएं क्या है ये? ये शुरू की गई है 11 नवंबर 2020 को, इसकी घोषणा की गई थी सरकार ने। 11 नवंबर 2020 को। अब इसमें क्या हुआ है, किसी कुछ इसके बारे में पता है नहीं? किसी कुछ भी? नो सर। देखिए, इस स्कीम में ये पहली बात है, ये स्कीम शुरू की गई थी हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, है ना, हिमालयन स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक, अब उन्होंने ये कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालयन स्टेट है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, खासकर फ्रूट्स, तो उसमें 41 फ्रूट एंड वेजिटेबल शामिल किया गया था। मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फ्रूट है जो जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है, और उसको पहुंचाना है केरला में, तो केरला में पहुंचाने के लिए, जब पहले बात तो केरला वो पहुंच नहीं पाता है, ठीक है, और पहुंचता भी है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर केरला में अगर जम्मू कश्मीर में उसकी कीमत अगर 50 रुपीज केजी है, तो वो केरला तक पहुंचते पहुंचते 300 हो जाती है ना, तो केरला में पहुंचते पहुंचते 300 हो जाती है। तो ये स्कीम शुरू की भारत सरकार ने कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालयन स्टेट। हिमालयन स्टेट मींस इसमें आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ठीक है, और सिक्किम, हिमालयन स्टेट है, उनके प्रोडक्ट्स को और नॉर्थ ईस्ट प्रोडक्ट्स को बाय एयर और बाय रेलवे विद सब्सिडी 50% ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें हिमालयन स्टेट के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स कितनी? 41, और उसमें जो फ्रूट शामिल है वो 21 लगभग है। ठीक है, बार बताता हूं मैं कितने हैं। हाँ, तो इसमें 21 फ्रूट्स हैं और 20 वेजिटेबल्स हैं। तो 21 जो है वो फ्रूट्स हैं इसमें, और 20 जो है वो वेजिटेबल्स हैं।
इनको पूरे देश में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट, एयर एंड रेलवे, रेलवे के द्वारा विद 50% फेयर सब्सिडी, है ना, सब्सिडी, यानी जो भाड़ा होगा, जो फेयर होगा इसका, उसमें, है ना, जो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी उसका 50% सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक, अब देखो इसको एक बार समराइज करके समझ लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम यही है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, तो इसको सीधे सीधे बोल रहा है कि नवंबर 2020 में इसको शुरू किया गया है फॉर ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स, हिमालयन स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट with 41 fruits and vegetables। इसमें जो 41 fruits and vegetable और with 50% सब्सिडी इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये पूरी स्कीम है, ये पूरी स्कीम है। अब देखो इसमें एक ही और बताएं, इसका एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, उद्देश्य क्या है। तो कुछ दो उद्देश्य बता दीजिए, मेन बता सकते हैं, केवल दो ऑब्जेक्टिव बताएं। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो तो कम से कम पता होने चाहिए हमें। Yes. Year cost of fruits and vegetables. फास्ट Year cost. ईयर कॉस्ट को कम करना है, डिक्रीज करना, ठीक है। और क्या होगा, सचिन बताएं, सचिन, नैना, स्वप्निल, मालती बताएं क्या होगा और उद्देश्य क्या है इसका। सर लोकल प्रोडक्ट्स को इंडिया में अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से, मतलब सर वो करना, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा सर, और जो वहाँ के छोटे किसान हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है, ताकि प्रोडक्ट उनके सस्ते। इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स इन द रिमोट एरियाज। तो लिख लीजिए, पहला है इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर इन रिमोट एरिया। जो दूर दराज क्षेत्र के किसान हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो मैंने जैसे बोला आपको कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई फ्रूट है, ठीक है, तो केरला आते आते 300 का हो जाता है। अगर वो सब्सिडी के साथ में आएगा तो उसकी जो कीमत है वो भी कंट्रोल रहेगी। तो लिख लीजिए, प्राइस कंट्रोल या लो प्राइस। लोगों को जो सेब है कभी कभी इतना महंगा हो जाता, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जम्मू कश्मीर में या लद्दाख रीजन में फ्रूट्स हैं जो वहां पर 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन अपने यहाँ दिल्ली में उनकी कॉस्ट बहुत है ना। तो जितना वो किलो मिलता है उतना ये 100 ग्राम, यहाँ पर 100 ग्राम मिलता है, उससे भी ज्यादा। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी, लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, ये चीज है दूसरा उद्देश्य उनका। मतलब जो खरीद रहा है उसको भी कम पैसे देने पड़ेंगे, और जो बेच रहा है उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, जो बेच रहा है उसको ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे,
लोगों तक पहुंच हो जाएगी उसके सामान की, और सामान जल्दी खराब नहीं हो पाएगा, उससे पहले बिक जाएगा। यस, मतलब ये सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। पहली बात, जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट जाते हो, आप देखते हो यार 100 सेब है ना, वो 200 रुपए किलो है, आप छोड़ देते, छोड़ो यार इतना महंगा है। वहीं अगर आपको लिखता है कि सेब 60 रुपए किलो है, तो आधा किलो तो आप ले ही लेते हो, चलो ठीक है 30 रुपए का ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, तो तो जो है सप्लाई क्या है वो बढ़ जाएगी और डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। इससे क्या डिमांड बढ़ेगी, तो जो जैसे बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स होते हैं जिन्हें किसान लोग खराब होने की वजह से कम पैसे में दे देते हैं। कम पैसे में आपने देखा ही होगा, कई सारी सब्जी ऐसी होती है जो गर्मी में सूख जाती है, कई सब्जी ऐसी होती है जो सड़ जाती है। तो वो अगर देखो वहां पे लोकल में रहेंगी तो सूख भी सकती हैं, सड़ भी सकती हैं, लेकिन जब उनको पता है कि बाई ईयर जाना है, तो उनकी सब्जी जैसी रेडी होगी वो ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगी, तो उन्हें कम पैसे में मजबूरन बेचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उनका कॉस्ट है, अगर उन्हें 50 रुपए किलो बेचना है तो 50 ही बेचना है, तो ऐसा नहीं उन्हें 20 रुपए मजबूरन बेचना पड़े, यार क्या फायदा, कल तो खराबी हो जाना है ना। तो वो ये चीज तो बहुत अच्छा, ये अच्छा प्लान है। टॉपिक है सर? टॉपिक है गुड्डू ऑपरेशन ग्रीन। लेट हो गए अब तुम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू कर दीजिए, अभी बैक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये है, इनकम में वृद्धि होगी और कीमत में भी कमी आएगी। बहुत सारी बातें हैं, इससे ना मार्केट कंट्रोल रहेगा। मार्केट कंट्रोल रहने का आपने देखा है, कभी कभी क्या होता है, टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक जाता है, 180 तक तो हमने लिया दिल्ली में, 180 रुपए किलो टमाटर, और प्याज का भी कॉस्ट ऐसा ही हो जाता है। तो रीजन यही होता है कि जो टमाटर हरियाणा मतलब पंजाब में या लद्दाख में या हिमाचल में होता है, तो उसको दिल्ली या मुंबई या जो और अलग सिटी है, अर्बन सिटी है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। और ये प्रॉब्लम उस समय ज्यादा होती है जब बरसात का मौसम होता है, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है। तो जो पता चला, जो टमाटर आ रहा था ट्रक से, गाड़ी से, वो जाम लग गया, पूरा टमाटर खराब हो गया, तो सप्लाई कम हो गई तो कॉस्ट बढ़ गई, सीधी सी बात है। तो जब कोई वेजिटेबल और फ्रूट्स बाई ईयर आएगी या बाई ट्रेन आएगी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन भी बहुत रेयर कंडीशन में रुकती है और ईयर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दोनों में 50% सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। अगर कोई किराया मान लीजिए ठीक है, तो टॉपिक हुआ है सर अभी जस्ट। अभी टॉपिक कौन सा हुआ है, क्या पूछ रहे गुड्डू? बोले हैं सर अभी कितना टॉपिक हुआ है? ज्यादा नहीं हुए, 2 या 3 टॉपिक मान लो, कम से कम 3, ज्यादा ही नहीं। कौन कौन टॉपिक? वीडियो मिल जाएगा गुड्डू, क्यों परेशान हो, सब देख लेना, है ना। वापस जाना पड़ेगा, 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो नया टॉपिक देख लो, फिर आराम से वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मत्स्य संपदा योजना नेक्स्ट है, इसमें मत्स्य संपदा योजना। संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना। तो ये आपको पता है कि ये स्कीम शुरू की गई है, जो फिशिंग है, फिशिंग प्रोडक्शन है, उसमें भारत में 2025 तक डबल करना है, या 2022 तक किसानों की आय डबल करने के उद्देश्य से ये किया गया है। तो ये शुरू की गई है, इसकी डेट है इसकी 10 सितंबर 2020, ठीक है,
10 सितंबर 2020। और इसका जो पर्पज है वो है 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है ना, फार्मर्स की इनकम को डबल करना है ना, डबल करना, इसलिए ये शुरू की गई। ठीक, इसमें ये कहा गया है कि जो फार्मर है उनके लिए जो फिशिंग प्रोडक्शन है उसके प्रोत्साहित करना है, तो फिशिंग प्रोडक्शन के लिए, फिशिंग प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित करना है इसके लिए। और इसमें जो भी इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट दी गई, उन्होंने बोला है कि ठीक है, हाँ, इस योजना में उन्होंने कहा है कि इस योजना का जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो फैमिली के महिला कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उसके नाम पर, उसके जो फीमेल कैंडिडेट है उसके नाम पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपको। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब है कि वित्तीय जो एक क्रेडिट है बहुत कम रेट पर आपको दिया जाएगा। और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ क्या क्या मिलेगा, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, है ना, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उन्हें मार्केट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मार्केट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहायता है, वो भी प्रदान की जाएगी। इसमें वित्तीय सहायता वो यानी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मार्केटिंग भी दी जाएगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा इसमें, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें होगा। और साथ के खासकर जो है ट्रेनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी, इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। मतलब कोई भी किसान, पहली बात तो ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा कोई फोकस नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ये पूरे इंडिया के लिए। इसमें ये भी कोई फोकस नहीं है कि किस कैटेगरी में डिवाइड है। स्कीम किसी के लिए भी नहीं होती, ध्यान रखना, मैंने पहली बात बोला, स्कीम है वो स्कीम होती है, वो सभी के लिए होती है। और इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत लगभग 1.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और 2-3 ध्यान रखना है, एक होता है मत्स्य पालन और एक होता है मत्स्य उत्पादन, दोनों में फर्क है। एक होता है पेसिकल्चर है सर, तो इसमें तो मछली से फिश का मतलब मत्स्य संपादन योजना, तो मछली का प्रोवाइड तो करना चाहिए इसमें सर, मेन जो पॉइंट में टॉपिक है। हाँ, तो मैंने कहा ना सब्सिडी दी जाएगी कि मछली भी दिया जाएगा, मछली का खाना भी दिया जाएगा इसमें जो पानी में डाला जाता है, और उसकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके लिए आपको मार्केट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गए, आपने बोला कि मेरे घर के पास में मेरा तालाब है और मुझे उसमें मछली उत्पादन करना है, तो वो आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे उसकी कि कैसे तालाब को, जो भी जगह है पानी की, तालाब नहीं कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का खेत हो सकता है, उसमें पानी कितना रखना है, कैसे रखना है, और उसमें कैसे आपको उसकी सेफ्टी करनी है, पानी कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन से केमिकल हो, और कैसे आपको किस समय खाना देना है, कितना देना है, वो सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर आपसे बोला जाएगा जब आपका मछली तैयार हो जाए तो आपके लिए मार्केट भी वो देंगे वो, और उसके लिए आपको कुछ पैसा भी देंगे, और साथ में जो आप मछली लाओगे उसके लिए सब्सिडी भी आपको देंगे। मछली उत्पादन में क्या क्या चीज चाहिए होता है ना, एक तो जगह चाहिए, दूसरा आपको डीजल या पेट्रोल चाहिए पानी के लिए, डीजल और खासकर डीजल ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए,
और उसके बाद मछली चाहिए, मछली का खाना चाहिए। सर तो हर महीने सर देंगे मतलब सरकार ने, मतलब जो सब्सिडी होगा जो डीजल का, जो पेट्रोल एथी का, इलेक्ट्रिक का जो पैसा होगा उसका बिल का सर। हर महीने देखो, उसमें क्या होता है कि आपको जैसे मार्केट तो हर महीने नहीं चाहिए आपको ना, लेकिन बाकी सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगी। जैसे आप, जैसे ये क्या होता है, ब्लॉक से जुड़ा होगा, ब्लॉक से जुड़ा होता है। देखो कोई भी स्कीम मैं आपको बता दूं, किसी लेवल पर आपको लिखना पड़े, कोई भी भारत सरकार स्कीम होती है वो शुरू होती है ग्राम प्रधान से, मुखिया से। तो मुखिया आपको सीधे उस स्कीम से जोड़ता है ब्लॉक से, और ब्लॉक आपको सीधे जोड़ती है डिस्ट्रिक्ट से, और डिस्ट्रिक्ट सीधे जोड़ता है सेंटर से। तो ये चीज होती है। जैसे आप गए तो जो पहली सीढ़ी है किसी भी योजना की लेने की गांव में, वो है ग्राम प्रधान, मुखिया गांव का। उससे आपको बोलना पड़ेगा, और फिर वो आपका लिस्ट भेजेगा, हमारे ये लोग कैंडिडेट हैं, ठीक। वो एक प्रोसीजर है। और तो मैं एक, कोई भी योजना है, चाहे मनरेगा हो, आप मनरेगा में डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, आपको पता है नहीं। आपको आप डायरेक्ट आपको शौचालय नहीं मिल सकता, डायरेक्ट आपको इंदिरा आवास नहीं मिल सकता, डायरेक्ट आपको मतलब कोई भी चाहे नल लगवाना वो सरकार की तरफ से नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर एक सरकार पहले से अवेलेबल है। आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट रखोगे, वो आपकी रिक्वायरमेंट आगे पहुंचाएगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट को आगे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है ना, ये बात होती है। तो ये है, इतनी चीजें मिलेंगी, और इसका फायदा यही है कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाए। और अब मुझे लगता है ये सब सपना ही हो गया, है ना, डबल होने वाली थी। तो मछली पालन तो किसान में होता है ना सर? क्या सर जो मछली पालन वो किसान में आता है सर, फार्मर में या नहीं? वो तो आता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। और मछली क्या, कोई भी प्रोडक्शन हो जिसमें कच्चे माल का उत्पादन है, वो किसान है। लास्ट ईयर 2017 में जो मछुआरे हैं उनको केसीसी दिया गया। केसीसी आपको पता होगा, केसीसी दिया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो 2017-18 यस हाँ, तो फार्मर को भी दिया गया। तो इसलिए सॉरी, जो मछुआरे हैं उनको भी दिया गया। इसका पर्पज यही था कि जो फैसिलिटी किसानों को मिले वो उनको भी मिले। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और नो डाउट वो किसान ही है। तो किसी का मतलब क्या होगा सर? एग्जाम्पल एक को दे दीजिए सर, क्या होता है, इतना नहीं समझे सर, किस चीज का मतलब, एग्जाम्पल एक बार सर। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके पास खेती होती है, इसके नाम से कुछ भूमि होती है, उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। बिना गारंटी के 1 लाख रुपए तक वो ऋण ले सकते हैं बैंक से। ये योजना केसीसी योजना शुरू की गई थी 1998 में, ठीक है। 1998 में ये शुरू की गई थी, और इसमें कहा गया था जिसके किसी के पास फार्मर है, फार्मर के पास अगर उसके नाम से कुछ भी भूमि है, कुछ भी लैंड है, तो उसके नाम से एक केसीसी कार्ड दिया जाएगा, और उसके तहत वो 1 लाख रुपए तक बैंक से लोन ले सकता है, 7% के क्रेडिट पर, इंटरेस्ट पर, 7% एनुअल पर, 7% जो है पर एनुअल पर वो ले सकता है, 7%। तो ये है। तो केसीसी क्या है, केसीसी एक योजना है जो 1998 में शुरू की गई है फार्मर्स के लिए। जिस इंसान के पास भूमि है वो, उसको ये दिया जाएगा, और वो 1 लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी के क्रेडिट ले सकता है, 7% एनुअल इंटरेस्ट पे। मतलब 100 रुपए पे 7% लगेगा वार्षिक, 1 साल में जितना वो लेता है। और मैक्सिमम लिमिट उसकी 1 लाख रुपए है। वो 50 भी ले सकता है, 25 भी ले सकता है, ये उसके ऊपर है। ये है, ठीक है, क्लियर हुआ गुड्डू? नहीं? यस सर, यस सर, तो राइट। यही टॉपिक लिखिए, ये भी टॉपिक हो ही गया, समझ लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं।
एक टॉपिक और इसमें है, चलिए टाइम हमारे पास है, वो है पीएम बानी स्कीम। पीएम बानी स्कीम, बानी स्कीम, पीएम बानी स्कीम, ये क्या था, कुछ बता सकते हैं? किसी को कुछ पता है? यस, पीएम बानी स्कीम, ये बहुत न्यूज में आई थी स्कीम। सर वाईफाई रिलेटेड है। हाँ, ये शुरू किया गया है 9 दिसंबर 2020 को, ठीक है, 9 दिसंबर 2020 को लेकर है, ठीक है, ये शुरू किया गया। इसके तहत जो आईटी सेक्टर द्वारा, यानी आईटी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा पूरे देश भर में वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीडीओ लगाए गए। पीडीओ पहली बात है, किसने? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, यानी दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने, ठीक है, यानी जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, दूर संचार विभाग ने, टेली शॉर्ट में लिखा है हमने, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, दूरसंचार विभाग ने पूरे देश भर में, ठीक है, पूरे देश भर में एस्टेब्लिश करवाए हैं क्या? पीडीओ। पीडीओ, पीडीओ का मतलब है पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस। इसमें क्या होगा? इसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस का मतलब है, इसके तहत हर क्षेत्र में वाईफाई लगाए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वाईफाई नेटवर्क एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये पूरे देश में वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराने की एक योजना है। जैसे मान लीजिए आपका गांव है, सपोज कीजिए ये आपका शहर है, सिटी है ना, ये आपका सिटी है और ये आपका गांव है, और यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए आपका 60 किलोमीटर है, गांव डिस्ट्रिक्ट से आपका डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। तो इसी एरिया में, है ना, इसी एरिया में आपके गांव के पास में एक पीडीओ लगा दिया जाएगा। पीडीओ, तो वो पीडीओ क्या होगा? जो पब्लिक यहाँ पब्लिक डेटा ऑफिस, इससे आपके एरिया में नेटवर्क एक्सेस पॉइंट खोले जा सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का मतलब ये है कि वाईफाई नेटवर्क खोले जा सकते हैं, एक्सेस पॉइंट लगाए जा सकते हैं, वाईफाई नेटवर्क। इसी के तहत इस गांव में फिर वाईफाई काम कर सकता है, ठीक है, वाईफाई काम कर सकता है पूरे गांव में। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी योजना है, बहुत, मतलब मुझे लगता है कि ये भी, और ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। और ये क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ। एक कार्यक्रम शुरू किया गया भारत सरकार ने, आपको याद होगा, भारत नेट। भारत नेट का पर्पज ये था कि 2018 तक हर ग्राम पंचायत को वाईफाई से जोड़ना था। 2018 तो निकल गया, 19 हो गया, 20 हो गया, है ना, अभी भी लोग जियो पे जी रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है कि जो भारत सरकार भारत नेट में करना चाह रही थी, वो चाह रही थी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं, जैसे हम लोगों सिटी में जैसे पोलिंग होता है, वायर होता है, सारा कुछ ऐसे करके पहुंचाया जाए। तो इस तरह से पहुंचाया जाता तो सरकार का खर्चा कम आता है ना, सरकार का खर्चा बहुत कम आता है। लेकिन ये जो पीडीओ लगाए जाएंगे, इससे खर्चा सरकार का ज्यादा आएगा, सरकार का ज्यादा आएगा। लेकिन उसमें क्या होता था कि जो भारत नेट प्रोग्राम था, उसमें जैसे हमारे यहाँ बिजली जाती है ना, पोल है, तार है, सब कुछ है, वैसे लगाया जाता। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। गांव में आप जानते ही हो, है ना, बिजली के तार लगाए जाते हैं, लोग तो तारे उतार लेते हैं, ये तो अलग चीज थी।
चलो बिजली की तार काम नहीं आती, इसके वाईफाई के तार तो बहुत काम आते हैं, लोग बल्ब जला लेते हो, क्योंकि ये तो प्लास्टिक से कवर होते हैं तार। तो सरकार ने वो प्लान चेंज किया, बोला नहीं भारत नेट जो है वो मुझे लगता है हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने इसकी जगह पे, कभी आपको इंटरव्यू पूछे कि ये जो प्रोग्राम बनाया है इन्होंने पीएम बानी, ये किसकी वजह से आया, अब उसमें देखो क्या था, भारत नेट में ये था कि केवल सभी पंचायतों को जोड़ना था। वाईफाई में क्या है, पीएम बानी में क्या है, पीएम बानी में गांव और शहर दोनों को जोड़ना है, इसलिए। ठीक है, समझ में आई हमारी बात कि जो भारत नेट प्रोग्राम था, भारत नेट वाईफाई में क्या सर, दिहाड़ी शहर के जुड़ेगा सर? हाँ, पीएम बानी में दोनों होगा, जो पीएम बानी है उसमें शहर और गांव दोनों को जोड़ा जाएगा, लेकिन भारत नेट में सिर्फ पंचायत की बात की गई थी। ठीक है, छोड़ दिया गया था। हाँ, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा पीएम बानी स्कीम क्या है। पीएम बानी स्कीम से अभी लगभग 1.5 लाख ये लगाए जा रहे हैं, अब पता नहीं मतलब कब तक लगेंगे, कब तक पहुंचेंगे। तो ऐसे ये जो मतलब अभी नहीं, मैं 2016-17 में शायद, हाँ 16-17 में एक बार जयपुर गया था क्लास लेने, लेकिन खाली समय था तो हम लोग निकले थे थोड़ा देखने के लिए, घूमने के लिए जयपुर। तो देखा कुछ एरिया में काफी लोग बैठे हुए थे, झुंड बनाए। तो हमने रोका, ड्राइवर से पूछा हमने ये क्या है, तो बोला सर ये मतलब मतलब वो है वाईफाई 4G यहाँ पे। तो वाईफाई 4G को एक्सेस के लिए लोग बैठे थे वहां पे। तो मैंने ये ठीक है, मतलब वहां पे नेटवर्क लगा हुआ था, टावर वाईफाई वाला, शायद जियो का ही होगा, 4G का, ये 2016 की बात है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा ना हो गांव के सब लोग इधर ही बैठ जाए आगे, तो ये भी एक हो सकता है। ये अजीब है, मतलब वहां रेलिंग पे बैठे हुए लड़के, जानते हो कैसे खड़े होंगे वहां पे, लगे बड़े मोबाइल में, ये सही है। ठीक है, तो ये था आपका पीएम बानी स्कीम। तो एक तो बाकी हम लोग कल कर लेंगे स्कीम्स को, ठीक है। और क्लास हमारी जो है वो ज्योग्राफी वाली 3:30 बजे है। यस सर। ठीक है, और बाकी इनके जो आप लोग नोट्स बनाते रहे ना, जो मैं चीजें बीच बीच में डिस्कस करता हूँ उनको भी लिखते रहा करो, जैसे मैंने भारत नेट और इसमें डिफरेंस बनाया है, तो मैं जो कुछ यहाँ से बोलूँ वो सब लिखो, ठीक है, तब काम चलेगा आपका प्रीलिम्स में। ठीक है, मिलते हैं 3:30 बजे।